नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, विदाउट एनी फिल्टर, और इसलिए आप इस प्रोग्राम को देखते हैं क्योंकि हम यहाँ वो बातें करते हैं जो आपको कहीं और देखने को मिलती नहीं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं है। और आज एक बड़े खास मेहमान है हमारे साथ, और इनकी खासियत मैं आपको बताऊंगा। पहली तो यह है कि ज्यादा टीवी इंटरव्यू, स्टूडियो जाना, ये सब करते नहीं है। जो बोलना होता है, जिसलिए चुने गए हैं वहीं बोल देते हैं, यानी देश की संसद के अंदर बोल देते हैं। पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है। अभी आपकी मुलाकात कराता हूं। लेकिन आपने वो सलमान खान की पिक्चर आई थी पीछे, दबंग, उसमें एक डायलॉग होता था कि जो सोनाक्षी जी जो हीरोइन थी उसमें बोलती थी कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं, जिस पर इनको प्यार आया, समझ लीजिए काम हो गया। निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, गोड्डा झारखंड से। सर बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। मैं आमतौर पर जाते नहीं है स्टूडियो से, मैं जानता हूं। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी मेरे दोस्त और इस प्रोग्राम के एक फिक्सचर हमारे, वो भी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। सर क्या है ये मामला? मतलब पार्लियामेंट में आप बोलते हैं तो लोग शांत हो जाते हैं, हाँ, और मतलब लोग, मैंने देखा है कि लोग ये मनाते हैं कि यार निशिकांत जी खड़े हुए तो मेरे ऊपर नाम ना ले, मेरे ऊपर मत, मेरी रिपोर्ट ना लगे मेरे। हाँ, अब पता, लोग कहते हैं ये नेताओं के ऊपर, अफसरों के ऊपर फाइल भी रखते हैं, मतलब जिस पे प्यार हो उसकी सारी कुंडली इनके पास होती है। और कुछ एक इनके प्रिय सब्जेक्ट है, और उसमें से एक है श्रीमान राहुल गांधी जी है। अभी पार्लियामेंट में काफी कुछ इन्होंने कहा, उस पर मैं आऊंगा। सर ये काम तो हमारा है, खोजबीन रखना, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गया, क्या नहीं, कहाँ नहीं किया, और आपके पास सब सारी जानकारी रहती है। ऐसा नहीं है। एमपी का काम जो है वो संविधान की रक्षा करना है। हम संविधान की रक्षा करने का शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हमारी संविधान में आस्था है। तो संविधान में जो कुछ भी है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, चाहे वो बोलने का पार्ट हो, इशू को रेज करने का सवाल हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के प्रोटेक्शन का सवाल हो, तो सारे विषय, संविधान इतना बड़ा है, सागर है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और यही मैं करता हूँ। अब इसमें कोई यदि फंस जाता है तो उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं। फंस नहीं जाता, आप फंसाते हैं। सर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं हम आज, मतलब व्यूअर्स को पता लगे। पॉलिटिक्स से पहले क्या था? मैं 16 साल एसआर कंपनी में डायरेक्टर रहा, 93 से लेकर 2009 तक। जब तक कि मैं एमपी नहीं बना तब तक मैं एसआर में डायरेक्टर था। लेकिन इस बीच में मैं 1 साल विद्यार्थी परिषद का और 4 साल स्वदेशी जागरण मंच का विस्तारक रहा। अच्छा। और इस देश में पदयात्राओं का बड़ा महत्व है। पदयात्रा जो है सेवाग्राम से अलकबीर तक, जो 95 में स्वदेशी जागरण मंच ने की, मुरलीधर राव जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए, उनके नेतृत्व में वो संगठन मंत्री थे। उस पदयात्रा को केवल 3 आदमी ने जो है पदयात्रा किया, एक मुरलीधर राव, एक मैं और एक कर्नाटक के कार्यकर्ता थे केशव मूर्ति, जो 1995 में मैंने किया। और मैं एसआर में काम करते हुए भी युवा मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव में था, मैं बिहार प्रदेश के कार्यकारिणी में था। तो इस कारण से वो कंटिन्यूटी बनी रही है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं यदि कहीं कॉरपोरेट में काम कर रहा था तो संगठन में काम नहीं करता था। और बहुत ज़्यादा जो कुछ भी मैंने सीखा उसमें मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं गोविंदाचार्य जी, अच्छा, उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने एक बच्चे की तरह जो है मुझे ग्रूम किया, और आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ उसमें उनका सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान है। मतलब आइडियोलॉजिकली आप जुड़े रहे, भले ही नौकरी कर रहे थे, कॉर्पोरेट में थे। हाँ, मैं लेकिन जड़ें आपकी वहीं विचारधारा में थी, उनको कभी छोड़ा नहीं मैं। तो कॉर्पोरेट से पॉलिटिक्स, और वो भी अच्छा खासा आपने समय दिया कॉर्पोरेट में। उसका कारण ये था कि जो बैकग्राउंड ये है कि मेरी माँ को छोड़कर मेरे परिवार में जितने लोग थे वो सभी बड़े हैं। कोई राजा के परिवार में है, कोई जमींदार है, अच्छा। मतलब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आईएएस है। तो मेरी माँ जो है सबसे कमज़ोर थी। उस कारण से फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे सबसे पहले नौकरी करना था। यदि नौकरी नहीं करता, राजनीति का शौक़ बचपन से था, राजनीति मुझे करनी थी, तो राजनीति यदि मैं करता, यदि कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड नहीं होता तो कहीं मैं दलाल होता, कहीं दलाली करता हुआ नजर आता। तो इसीलिए अपना बेस बनाने के लिए, अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता थी, जो मैंने की। और इतना ही खरा खरा बोलते हैं, जैसे भी आपने कह दिया कि मैं कॉर्पोरेट में रहता तो दलाली करता। आमतौर पर लोग नहीं बोलते ना, मतलब, और अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलते। नहीं बोलते, लेकिन लोग तो बोलते हैं ना, आपके सामने नहीं बोले लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते हैं। लेकिन आज आप समझे कि 15 साल में
15 साल ये चौथा टर्म है मेरा एक सांसद के नाते। मैं इतनी बातें तो बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ ना कि इस देश का कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसके साथ कि मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं होंगे, एक आध को छोड़कर। लेकिन कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो ये कह सकता है कि मैं चुनाव में भी उससे पैसे लेता हूँ। तो ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। इस कारण से आप जोर से पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। इस कारण से पूरी, यदि आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो लोग आपके पीछे तो पड़ते होंगे ना कि ये इसका भी कुछ निकालें, इसका भी कुछ निकालें। तो जब आपका कोई लूप होल्स नहीं होगा तभी ना आपके पीछे कोई नहीं निकाल पाता है, नहीं तो निकलने को तो सब कुछ निकल जाता है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस, हाँ भाई खोल लो मेरी कुंडली। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिसको खोलना है खोलो। आपने कितनों की खोल रखी है? मुझे तो जब भी मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ये देश के लिए नुकसान कर रहा है, आइडियोलॉजी के लिए नुकसान कर रहा है, उसकी कुंडली खोल देता हूँ। मेरे खिलाफ 44 केस किए झारखंड सरकार ने। मेरे ऊपर केस हैं, मेरे माँ पिताजी के 80-85 साल के बूढ़े आदमी के ऊपर भी केस है, वाइफ के ऊपर केस है, भाई के ऊपर केस है, बच्चों के ऊपर केस है, दोस्तों के ऊपर केस है। उस 44 केस में एक भी केस मेरे ऊपर करप्शन का नहीं है। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि भाई चाहे बिजनेसमैन हो मैं और बाकी पॉलिटिक्स में भी, अब तमाम पार्टियों में निशिकांत जी की दोस्ती है, उनके मित्र हैं, सब हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि भाई दोस्ती सबसे, फेवर किसी से नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैंने किसी से रुपया लिया, आपने चुनाव में लिया, खर्च किया, मैंने कहीं करप्शन किया। कोई चैलेंज है, खोल के दिखा दो, खुला चैलेंज। आप इस वक्त देश में, देश की एकता, देश की तरक्की, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा किसको मानते हैं? सबसे बड़ा जो खतरा है, जो संविधान बचाओ जो संगठन है ना, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस और उसके साथ जितने सहयोगी हैं, यदि 1905 से लेके 1947 तक के भारत के इतिहास को पढ़ें, जिस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन के खिलाफ यहाँ खिलाफत आंदोलन हुआ जो हटाए गए थे खलीफा टर्की के। यदि उन सारे सिचुएशन को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज देश ठीक उसी आधार पर खड़ा है और सारी पॉलिटिकल पार्टी उसी तरह से फंक्शन कर रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, और उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में शेड्यूल कास्ट को भड़काओ, शेड्यूल ट्राइब को भड़काओ, युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, और यही सारे आंदोलन चल रहे थे। यदि आप देखेंगे, जलियांवाला बाग कांड था, क्या था? इसी तरह का सिचुएशन था। मुस्लिम लीग के साथ जब संबित सरकार बनने लगी 1937 में, यदि आप देखेंगे, कांग्रेस ने जब समझौता किया, इसी तरह का माहौल था। तो मुझे लगता है कि ये खतरा आज की डेट में देश के टुकड़े होने का है, और पूरा का पूरा नेतृत्व उसका कांग्रेस गठबंधन कर रहा है। और आप मुझे जिस किसी भी विषय पर जो जो मुद्दे हैं उनके, उसके आधार पर यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि किस तरह से ये खतरा है, किस तरह से। ये तो आपने लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी ना कि खतरा देश के टूटने का है। टूटने का है, निश्चित तौर पर टूटने का है। क्योंकि जिस इलाके से मैं आता हूं और जिस तरह से वहां डेमोग्राफी को बदलते हुए मैं पा रहा हूं, डेमोग्राफी बदलने के कारण जो उनका आभास मैं पा रहा हूं, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि देश यदि अभी नहीं चेते, सारी राजनीतिक पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का केवल काम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का काम है, यदि नहीं चेते, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले, तो देश एक अलग विभाजन की, एक और विभाजन की तरफ, मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से सारे अपीजमेंट है और भड़काव है। अब आप समझिए कि एक स्ट्रिक्चर पास हुआ, आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष का मैं बयान पढ़ रहा था फ्रंट पेज पे, कि एक एक्ट लाकर जो है सरकार को एससी रिजर्वेशन पर जो आया है क्रीमी लेयर वाला, वो विषय आना चाहिए। वो जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर कौन सा एक्ट बदलने का आवश्यकता है? लेकिन वो जनता को भड़का रहे हैं, क्रीमी लेयर। बाबा साहब का संविधान ये कहता है, एससी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो छुआछूत के आधार पर दिया गया है, आप अनटचेबल हैं। तो वो पैसा हो जाने से या पद हो जाने से अनटचेबिलिटी उनकी अभी खत्म नहीं हो रही है, इसलिए किसी कीमत पर उस पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केवल एक ऑब्जर्वेशन दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे शेड्यूल कास्ट हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को जो है कानून लाना चाहिए। सरकार ने कानून नहीं लाया, इसका मतलब जब चुनाव में भी जाएंगे, 4 चुनाव में, वो कहेंगे कि आपके साथ जो है अन्याय होने वाला है, आपका रिजर्वेशन छीन लिया जाने वाला है, और उसके बाद जो बबेला होने वाला है। तो जो अंबेडकर साहब के साथ जो है हो रहा था, यदि आपको ध्यान हो कि यदि हिंदू महासभा और महात्मा गांधी के साथ उनका समझौता नहीं होता
तो एक अलग देश की तरफ जो है अंबेडकर जी को 2 लोग गोलमेज सम्मेलन के बाद ले ही जा रहे थे, यही इतिहास है। तो उसी इतिहास की तरफ जो है फिर शेड्यूल कास्ट को ले जाने की कोशिश करेंगे, यही हो रहा है इस देश में। सर आप लोग प्लीज, मतलब आज तो कहानियां इनसे ही सुननी है, तो इसीलिए हॉट सीट पर यही है ना। आपकी एक इंडिविजुअल के तौर पर ये नीति ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर तो ठीक है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, उसका अनुशासन है। पॉलिटिकल पार्टी जो है इस नीति पर नहीं चल सकती, उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। तो पार्टी का कितना दबाव होता है आपकी इस तरह की फंक्शनिंग पर? पार्टी का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कभी टोका नहीं गया कि कभी क्या कर इस रहे 15 हैं? साल में थोड़ा मुझे शांत हो जाइए, धीरे चलिए। नहीं। और इसी कारण से मुझे लगता है कि पार्टी को लगता है कि शायद मैं जो कुछ कर रहा हूं सही कर रहा हूं। कैसे, मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ फोटो लगी हुई है महुआ मोइत्रा जी की सांसदी खाने में किसी एक शख्स का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये है ठीक। उसके बाद हेमंत सोरेन तो झारखंड से हैं, तो वो इनके निशाने पर रहते हैं। अब राहुल गांधी को सब आपने बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर, लिप्स ऑफ पैरट, तोते की जबान, तोते के होंठ, एलओपी की नई फुल फॉर्म, एलओपी, हाँ, लिप्स ऑफ पैरट, एलओपी, वो बोल दिया आपने। आपने बोला कि प्रियंका गांधी गई थी अंबानी की शादी में, कांग्रेस पार्टी बोलते, हालांकि उन्होंने बाद में बोला कि नहीं गई, उन्होंने तो कहा कि वो देश में भी नहीं थी। लेकिन अगर आपने कहा है कि वो शादी में गई थी, तब उसमें कुछ मतलब बात तो होगी कुछ, तो नहीं तो ऐसे ही तो आप इस बात को नहीं बोलेंगे। तो ये जो प्रदीप जी आपसे कह रहे थे ना कि भाई इस किस्म की बातें, मुझे नहीं लगता आपके अलावा कोई पार्टी में, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर कोई कहता होगा, करता होगा। क्यों आपने राहुल गांधी को कहा लिप्स ऑफ पैरट? आप ये बताएं कि उनको जब कभी भी पार्लियामेंट में मैंने बोलते हुए सुना और अचानक यदि खड़ा कर दीजिए उनको, तो 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलते। अब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते वो आते हैं, लिप्स ऑफ पैरट जो मैंने तोते की जबान है, आप ये समझें कि वो शिव की व्याख्या करते हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। अब शिव की व्याख्या करते हुए वो अभय मुद्रा की बात करते हैं। शिव की 26 मुद्राएं, क्योंकि मैं जहाँ से सांसद हूँ वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में, और अभी सावन का सबसे बड़ा यदि मेला इस देश में कहीं लगता है तो वो हमारे यहाँ अभी देखना चाहिए सबको। आप समझ 26 मुद्रा में आप एक मुद्रा की बात करते हैं, आप त्रिशूल की बात करते हैं। त्रिशूल के बारे में आपको क्या पता है? त्रिशूल के बारे में आपकी उसकी व्याख्या गलत करते हैं। जब आप महाभारत कोट करते हैं, चक्रव्यूह की बात करते हैं, सभी को पता था कि 9 महारथी हैं, आप 6 महारथी की बात करते हैं। और जो मुख्य आदमी था, जो महारथी था, जिसने कि अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, जयद्रथ, उसको जो है आपने छोड़ दिया, क्योंकि अभिमन्यु वध के बाद दूसरा वध जो हुआ, अर्जुन ने सबसे पहला यदि किसी का वध किया तो जयद्रथ का किया। आपको यदि जितना पढ़ाया जाता है, यदि आप खुद से पढ़कर आते तो आपको शिव की वो 26 मुद्राओं के बारे में पता होता। चक्रव्यूह के जो है 9 महारथी में से जो मेन महारथी थे जयद्रथ, उसके बारे में पता होता। तो आप बेसिर पैर की तभी बातें करते हैं जब आपको कोई लिखा पढ़ा कोई स्क्रिप्ट देता है और इस स्क्रिप्ट के आधार पर आप बोलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तोते की जबान है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना, लेकिन उसमें फंसना नहीं, और सारे लोग जाल में फंस जाते हैं। तो राहुल गांधी साहब ठीक उसी प्रकार के उदाहरण है, और इसीलिए मैंने उसका उदाहरण दिया। छात्रों, अगर आप स्टेइंग ऑन राहुल गांधी, अगर आपको इसी बात पे पूछना चाहूंगा निशान जी, आपने 2 बातें कही कि जो कांग्रेस की राजनीति है वो भड़काने की राजनीति, अलग अलग बेसिकली जिसे हम कहते हैं कि जो भी एक डिवाइड लाइन है, जो भी एक फिशर लाइन है, उसको और गहरा करना। और फिर आपने लिप्स ऑफ पैरट भी कहा। तो क्या ये लिप्स ऑफ पैरट केवल कांग्रेस से ही है, या फिर जो हम सुनते हैं कि वो बाहर से आता है, वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से आता है? क्योंकि जब मैं अमेरिका की डिबेट सुनता हूं तो सेम शब्द कि ट्रंप आएंगे तो डेमोक्रेसी चली जाएगी, ट्रंप आएंगे तो इलेक्शन होने बंद हो जाएंगे, और एग्जैक्टली सेम सेंटेंस राहुल गांधी चुनाव में बोलते हैं, संसद में रहते हैं, आप और भड़काओ। तो ये जो लिप्स ऑफ पैरट है, इसका जो सोर्स है वो कहाँ पे जुड़ा है? वो केवल भारत में जुड़ा है, वामपंथ में जुड़ा है, जेएनयू में जुड़ा है, कि उसके तार बाहर भी जुड़े हैं? अब आप देखें कि 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। 10 साल में कोई एक उदाहरण होगा ना कि भारत का संविधान खतरे में है या भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, बदलना चाहती है, कोई एक उदाहरण होगा ना। यदि आप उसके पीछे कांग्रेस के बैकग्राउंड पर जाएंगे तो यदि समय होता तो मैं आपको बताऊं, मैं 1 घंटे बोल सकता हूं कि कहां कहां उन्होंने क्या किया। 1952-53 के बाद से संविधान में ऐसी ऐसी चीजें डाली गई जो कि कभी भी हमारे फोर फादर्स नहीं चाहते होंगे कि संविधान में इस तरह की बातें आए। मतलब उसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकता है। आप
आज तक का इतिहास यदि देख लें, और चूंकि प्रदीप जी हैं उस वक्त ये जनसत्ता के बड़े इस पे थे, कि राजीव गांधी साहब ने यूएन में यदि किसी को भेजने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजने का काम किया। नरसिम्हा राव जी ने यदि किसी को भेजने का काम किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया। हमारे देश की एक फॉरेन पॉलिसी रही कि हम जितनी लड़ाई करनी है वो हम यहां लड़ाई करेंगे। बाहर जो भी जाएगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जाएगा, एक तो वो परमिशन लेके जाएगा, एमई से परमिशन लेके जाएगा यदि इस तरह के किसी कार्यक्रम में जाएगा। दूसरा, वही बातें बोलेगा जो बातें हमारे देश को सूट करता है। वहां आधिकारिक लाइन है, वहां भारत सरकार की जो लाइन है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जब से बने हैं, वो जब भी बाहर जाते हैं वो किससे मिलते हैं? रॉकफेलर फाउंडेशन से मिलते हैं, सोरोस से मिलते हैं। अभी आपने देखा ये सोरोस से मिले, ये आपकी जानकारी है? नहीं, सोरोस के या उनके लोगों से मिलते हैं जो जिनको उन्होंने लेकिन funding आप करी। अभी 2-3 बहुत ज्यादा दूर नहीं जाइए। इनको जेल में डाल नहीं, दिया आपने, लेकिन अपने जेल- अपने राज्य के मुख्यमंत्री को। वो जेल से बाहर आते हुए भी देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया का केस ले लीजिए, मेरिट पर बेल नहीं मिली उनको, सिर्फ इसलिए बेल मिली है कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो ये तो इसमें तो सरकार की कमजोरी है। एजेंसी तो जांच करके अपनी रिपोर्ट दे सकती है, उसको उसके पक्ष में अपना जो आरोप है उसके पक्ष में सबूत दे सकती है। ट्रायल 17 महीने में क्यों नहीं शुरू हो पाया है? इसमें कौन दोषी है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एमपी एमएलए कोर्ट अलग से बना पूरे देश भर में। आप ये समझें कि मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ता है 2019 में, वो चुनाव लड़ रहा था, चुनाव के समय ही उसके ऊपर रेप के आरोप लगे। अभी फिर से कांग्रेस का उम्मीदवार था। 2019 में चार्जशीट दाखिल होगी और आज तक उसका ट्रायल चालू नहीं। क्या होता है कि हमने कह तो दिया कि एमपी एमएलए कोर्ट ट्रायल चालू करेगा, हम उसके अपील में चले जाते हैं और अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट आते आते वो अपील का दायरा, मैं खुद बता रहा हूं, 6 साल से ट्रायल चालू नहीं हुआ। 2019 का जो है चार्जशीट फाइल किया हुआ, उसी तरह से आम आदमी पार्टी, ये जिस तरह से ट्रायल को कौन रोक रहा है, ये यदि देखने की बात हो, सरकार नहीं रोकती है। दूसरा, ट्रायल उसको चालू करना, इसीलिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता जो हमने चेंज किया है, उसका एक टाइम फ्रेम तय किया है कि आपको इतने दायरे में ही आपको जजमेंट देना है। नहीं तो ये जो लिटिगेशन इतने लंबे लंबे चलते हैं, उसकी प्रक्रिया जब चालू होती हुई नजर आएगी तो आपको ये लगेगा कि ट्रायल 2-3 मिनट में झारखंड पे भी आना चाहता हूँ। मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि जातिगत जनगणना हम करवा के रहेंगे। एक चीज राहुल जी ने बजट पर बोलते हुए बोला, सोशियो इकोनॉमिक जनगणना कर्नाटक में हो चुका है। आज तक 2 साल से उनकी सरकार वहां चालू है, 2 साल में वो लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? या बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, अब आप समझिए फॉल्ट लाइन कहां है, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या है और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और कहां वो परेशान है। 2011 में यहां जातिगत जनगणना हुई, 2011 में सही, यूपीए सरकार ने 2011 में पैसे दिए, जातिगत जनगणना हुई, जिसका रिपोर्ट की हमारी सरकार नहीं डिस्क्लोज कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इस देश में 44 लाख जातियां हैं। अब एक टाइटल है चौधरी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, चौधरी जाट भी है, चौधरी ब्राह्मण भी है, चौधरी शेड्यूल कास्ट भी है, आंध्रा तेलंगाना में भी चौधरी हैं, चौधरी कम्मा भी है, मैं वही कह रहा हूं, वो लिंगायत भी है। चौधरी मतलब गांव का जो चौधरी है। अब उसको जब कंप्यूटर में हम डालते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब है कि ओबीसी है कि फॉरवर्ड है कि ब्राह्मण है, यही नहीं पता चलता है। इस देश में इतने फ्लॉ होने के कारण, दूसरा क्या है कि जो 2 धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों धर्म ये कहता है उसमें जाति नहीं, ये कास्टलेस रिलीजन है, यही कहता है। आपने उसको डिवाइड किया, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कहीं आ गई, आप उसको कहते कि नहीं उसमें ओबीसी भी है, उसमें शेड्यूल कास्ट भी है, उसमें फॉरवर्ड भी है,
और ये बिहार के जातिगत जनगणना में हमने देखा है कि उसको हमने जो है फॉरवर्ड अलग-अलग बैकवर्ड किया, हाँ। सब में हमने अलग किया। उस आधार पर यदि उन्हीं की बात मानी जाए, देखिए देश में क्या होने वाला है, जातिगत जनगणना के पीछे क्या तत्व है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए अपने को। हम 15% रिजर्वेशन दिए हुए हैं शेड्यूल कास्ट को। हम ये मानते हैं कि पूरे देश भर में 15% शेड्यूल कास्ट है। 7.5% हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब, तो 22.5% वो है। हम ये कह रहे हैं कि 18% के आसपास जो है मुसलमान है, इतना कह रहे हैं, तो 40% हो गया, 40-41% हो गया। सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन, इस चार को यदि आप जोड़ लीजिए तो तकरीबन जो है 44-45% वो हो गया। सभी 14, जहां की सबसे कम फॉरवर्ड थे वो बिहार है। बिहार में सब कुछ के बावजूद भी 14% पर फॉरवर्ड आकर खड़े हो गए हैं। पूरे देश भर में फॉरवर्डों की आबादी लगभग 20 से 21% पूरी दुनिया मानती। जैसे बनिया हमारे यहाँ जो है मारवाड़ी बिहार में ओबीसी है, लेकिन बनिया मारवाड़ी हम उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड है, तो मतलब उस हिसाब से 21%। तो टोटल 66% के बाद कितना परसेंट जो है ओबीसी बच जाता है, कितना बचता है यदि आप जोड़िए तो 40% से ज्यादा जो है, यदि मुसलमान को भी जोड़ देंगे। 27% रिजर्वेशन अभी ओबीसी को इसीलिए है कि वो 54% उनकी आबादी मानी हुई है मंडल कमीशन में। जैसे ही ये आएगा कि 40%, 42%, मतलब मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, तो कहा जाएगा कि ये 20%, 22% पर लेके आओ, क्योंकि 27% का मतलब 54% का आधा 27% था। अब 42% का 40% का आधा जो है 20-22% होगा। ये 5% जो है ये रिजर्वेशन काट कर इंडी गठबंधन ये बेसिकली मुसलमान को देना चाहती है। आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी रिजर्वेशन कम हो जाएगा, उसका कोटा कम होगा? 100% कम होगा। आज मैं आपके स्टूडियो में बड़ी गंभीरता के साथ ये बात बोलकर जा रहा हूं। और ये जो रिजर्वेशन कटेगा ओबीसी का, वो मुसलमान को जाएगा, वो मुसलमान को जाएगा। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन बांग्लादेश जैसा सिचुएशन पैदा हो जाएगा, ये देश खंडित हो जाएगा। और ये अटेम्प्ट कर्नाटका में, समग्र आंध्रा में, तेलंगाना में हो रहा है, चाहे वो कोर्ट्स ने ना होने दिया हो, लेकिन बट ये तो जो पॉपुलर विजडम है उसके बिल्कुल विपरीत बात बता रहे हैं निशिकांत जी। भाई राहुल गांधी बोलते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा ये ओबीसी को ज्यादा देना चाहते हैं, कोटा बढ़ाना चाहते हैं। कामता प्रसाद सिंह गुरु जो व्याकरण के सब कुछ हुए, मतलब हिंदी व्याकरण जो कुछ भी है वो कामता प्रसाद सिंह गुरु जी का था। वो हमेशा कहते थे कि निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा। उनको मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है तो उनको ओबीसी को भड़काना है। ओबीसी भड़क जाएंगे, जातिगत जनगणना हो जाएगी, उनकी जनसंख्या जो है देश के सामने आ जाएगी। फिर जो रिजर्वेशन बचेगा 5% वो मुसलमानों को हम दे देंगे, क्योंकि सच्चर कमेटी कहती है कि सबसे बुरी स्थिति इस देश में मुसलमानों की है। यही होने वाला है और यही उनका एजेंडा है। अरे आपने पार्लियामेंट में माफी क्यों मांगी अनुराग ठाकुर जी के लिए, उनकी तरफ से? उनकी तरफ से मैंने कहा कि साधु को क्यों जाति पूछना हो, उसकी तो कोई जाति ही नहीं। आप जाति, आप समझिए इस देश में जाति कैसे तय होती। और मैंने राहुल जी को कहा, मैंने दूसरी कहा कि लेकिन आप 2 प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि कई एक रिलीजन में लोग ऐसे हैं जो जाति नहीं मानते हैं, और आप जैसे कई एक लोग हैं जिसके, आप बताइए ना कि राहुल जी की जाति कैसे एक्सप्लेन हो, कैसे हो? तो ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है, कैसे हो, कैसे एक्सप्लेन होगी? मुझे तो कोई दिमाग काम नहीं किया मेरा। फिरोज जी उनके दादा थे, इंदिरा जी उनकी दादी थी, फिरोज जी के बेटे जो है राजीव जी हुए, सोनिया जी हुई। अब आप समझिए कि फादर के आधार पर देखिए तो अलग रिलीजन है, मदर के आधार पर सभी का जो है ऐसा है। तो राहुल जी का कौन सा कास्ट होगा? और आप कहते हैं हमेशा कि हम ब्राह्मण हैं, किस आधार पर वो ब्राह्मण है? एक रीजन तो बताइए कि नेहरू जी ब्राह्मण थे, यही नहीं मतलब और क्या लॉजिक देखिए, दिया पिता की वंशावली से आप पारसी हैं, माता की वंशावली से आप क्रिश्चियन हैं। अगर आप ब्राह्मण हुए तो आपने कोई सेरेमनी करी, आप आर्य समाज जाके अपने आप को परिवर्तित करा, आपने इस्कॉन जाके, यही 2 मुझे प्रथाएं पता है, आर्य समाज और नहीं, इस्कॉन, जहाँ बड़ा धर्म ब्राह्मण मेरे कहने से यदि ऐसा होता, हाँ, तो ये कैसे हुए? मैं आपको शांतनु जी केवल ठोकूंगा, यदि ऐसा होता तो इस देश में हमारे जैसे लोग जाके कहते हैं ना कि मैं शेड्यूल कास्ट होना चाहता हूँ, ठीक, तो आप शेड्यूल कास्ट बना लीजिए। कोई कहता मैं तो झारखंड से एमपी हूँ, तो मैं कहता मैं शेड्यूल ट्राइब होना चाहता हूँ। हमारे कहने से थोड़े होता है।
और हुआ भी तो ये प्रक्रिया कब हुई राहुल गांधी के जीवन में कि जब उन्होंने एक पारसी वंशावली और क्रिश्चियन वंशावली को छोड़ के ये कुछ बने, पहले तो हिंदू बने और हिंदू में कोई अरे जाति फॉर ना द आए। रिकॉर्ड राहुल गांधी ने अपनी जाति कभी नहीं बताई, उनके साथियों ने बताई। नहीं, उन्होंने जनेऊ बताए, ब्राह्मण उन्होंने से जनेऊ पहना, उन्होंने कहा, उन्होंने गोत्र बताया अपना कि दत्तात्रेय गोत्र है मेरा। सुरजेवाला जी ने बताया था। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय गोत्र है। जब वो बनारस में पूजा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूजा दत्तात्रेय करते गोत्र। पंडित जी के बोलने में। पंडित जी के। अच्छा, कैसे गोत्र हो गया भैया आपका? अब ये तो प्रदीप जी जानते हैं सबसे बड़ा। अरे भाई सर फाइनल ये ऐसी पहेली है जिसको दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सकता। सर फाइनल वर्ड बगल में बैठे हैं ये आपके झारखंड से सांसद है, अभी चुनाव आने वाला है दो तीन महीनों के अंदर। आपका असेसमेंट झारखंड का प्लेन इनके सामने बता दीजिए, फिर ये उसको वो नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा मुश्किल चढ़ा के नहीं बता पाएंगे। आदिवासी बहुत नाराज हैं बीजेपी से, जो हमें जानकारी है, पता नहीं कितनी सही है गलत है, लेकिन आदिवासी समाज बीजेपी से बहुत नाराज है। उसका असर जो है लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया कि आप 5 की 5 आदिवासी सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें हार गए। उस स्थिति से लोकसभा से विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते कैसे स्थिति और क्यों बदलेगी? आदिवासी यदि नाराज होता प्रदीप जी, हेमंत सोरेन मेरे जिले से विधायक है, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, उनकी जो विधानसभा है, आधी विधानसभा गोड्डे जिला में और आधी विधानसभा उनकी साहबगंज जिले में, तो वो मेरे जिले से विधायक है। मेरा जो आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है उसका नाम है पोड़ैया हाट, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वहीं के विधायक हैं और लगातार 2000 से विधायक हैं। वहां लगभग, क्योंकि आजकल जो कुछ भी आप बात बोलते हैं वो 1 सेकंड में जो है सब कुछ आपको पता चलता है। गूगल पर पता चल जाता है। 60,000 वहां आदिवासी का पॉपुलेशन उस पोड़ैया हाट विधानसभा है, और वो सीट हेमंत सोरेन से सटी हुई सीट है। उस विधानसभा में मैं जीत कर आया और 52 ऐसी आदिवासी बाहुल्य बूथ है जिस पर कि मेरी लीड हुई है। हेमंत सोरेन के साथ यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा मेरा ही नाम है कि मैं लड़ाई लड़ता हूँ। सबसे ज़्यादा समस्या वहीं है। हेमंत सोरेन के जिले का सीट है, हेमंत सोरेन के बगल की सीट से उनके 52 बूथों पर मैं जीता हूँ। इसीलिए लोगों का जो ये सोच है कि आदिवासी नाराज है, ये निहायत ही गलत सोच है। हम जहाँ हारे हैं, जैसे दुमका सीट जो उनकी पुश्तैनी सीट हुई, वो केवल 20,000 वोट से हारे, 20,000 वोट से हारे, जो कि मतलब जनरल सीट थी, जहाँ की जामताड़ा जो जनरल सीट है, जहाँ की पिछली बार हमारा मार्जिन जो है ठीक था, वहाँ इस बार हम 40,000 वोट से लूज किए हैं। और दूसरी एक सीट है सारठ, जहाँ पिछली बार की हम 30,000 वोट से लीड किए थे, इस बार वहाँ केवल हम 1,000 वोट से लीड किए। तो यदि आप समझिए कि कहीं नाराजगी है तो वो दूसरे कारणों से दूसरे जगह थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और बंगाल के आम लोगों को जोड़कर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, उसके कारण से लगभग 35 ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ किए हुए आज जीत जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आज, फिर मैं कह रहा हूं आपको, मेरी असेसमेंट शायद कभी गलत नहीं हो, कि मिनिमम हम गठबंधन के साथ 50 सीट जीतेंगे झारखंड में। मेजॉरिटी है। निशिकांत जी, बातें तो आपसे मुझे लग रहा है हम 2-4 घंटे और कर सकते थे, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। अंत में बता दीजिए बस, अब इनमें इनके बाद अगला नंबर किसका? आपके निशाने पर अगला नंबर किसका? महुआ मोइत्रा हो गई, हेमंत सोरेन हो गए, आजकल राहुल जी चल रहे हैं। नहीं, मतलब जो भी मैंने आपको कहा कि संविधान के ये जितने लोग हैं वो संविधान के विरुद्ध काम करते हुए नजर आए, इसीलिए मैंने किया। नहीं तो क्रॉस द पार्टी लाइन जी, जितना मेरा संबंध है, जानता हूं, अक्रॉस द पार्टी लाइन पॉलिटिकल पार्टी से, और मुझे ये भी स्वीकार करने में कि जो मेरी आइडियोलॉजी के बहुत ही खिलाफ है, वो भी असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए, तो इससे बड़ा आपको मैं क्या उदाहरण दे सकता हूँ? भाई ये एक ऐसे आदमी मिले कि इनकी गुड बुक्स में रहना ही अच्छा है।
निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया हो ये प्रोग्राम। ऐसे बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी जल्द। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका भी, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आपको जरूर मजा आया होगा। निशिकांत जी जितना खरा खरा बोलते हैं, कम ही लोग ऐसे होते हैं। और आज इतना ही, कल 6 बजे का आपका हमारा टाइम फिर फिक्स है आपके प्रोग्राम में कॉफी पर कुरुक्षेत्र में।